कैसे हो आप सब। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। आप पढ़ रहे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कल एक वीडियो नहीं आ पाया हमारा कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। आगे अभी देखते हैं, हम डेली का होपफुल एक वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। कल से या परसों में आपको इसके नोट्स डलवा दूंगा, नोट्स और साथ ही साथ इसके सॉल्व एग्जांपल भी। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको क्या बोलते हैं, मैं आपके इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं इसका एक अलग वीडियो भी बना दूंगा सारे सम सॉल्व करवा के। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो लास्ट लेक्चर में मेरे को याद है मैंने आपको क्या करवाया था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। आज हम पढ़ेंगे कि वो Na क्या होता है, लेकिन उधर जाने से पहले एक चीज हमें पढ़नी है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास को क्यों लाया गया? एटॉमिक मास कम था क्या, जो भी एवरेज भी आ गया? तो मान लीजिए अब एवरेज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी सुबह 10 बजे चली और कब तक चली, दोपहर में 12 बजे तक चली। तो 2 घंटा अभी गाड़ी चली। अब मैं आपको पूछूं कि अभी गाड़ी का स्पीड क्या रहा होगा, तो क्या आप मेरे को हर एक सेकंड का स्पीड बताएंगे या एवरेज बताएंगे कि हाँ भैया ये 2 घंटे में इतनी देर इतनी स्पीड से गाड़ी चली रहेगी? तो जाहिर सी बात है आप क्या बताएंगे, एवरेज बताएंगे। ठीक वैसे ही एक आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब मान लीजिए ये डिफाइन होता है कि जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एक होता है C12, एक होता है C13, एक होता है C14। अब ये अलग अलग क्यों है, और पहली बात तो ये है क्या, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं आइसोटोप्स। कार्बन के ये सब क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब यह होता है कि एटम्स, different atoms of same element having same atomic number but differ in mass or atomic mass। तो क्या होते हैं आइसोटोप हमारे? आइसोटोप ये होते हैं कि एक ही एलिमेंट है, उसके अलग अलग एटम्स है। एक ही एलिमेंट, उसके अलग अलग एटम्स, उन एटम के एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम, आपको अगर पता हो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके क्या अलग अलग हो, मास, एटॉमिक मास अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे लोग को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक मास बताओ, तो आप किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? C12 के अकॉर्डिंग, C13 के अकॉर्डिंग, कि C14 के अकॉर्डिंग? जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे, क्या मेंशन ना करे कि चलो आप मेरे को बताओ C13 के हिसाब से, तो तब तक तो आप कंफ्यूज रहोगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? जब ऐसा पूछ ले तो अब यहां पे आप क्या कंसिडर करोगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, या बीच वाला, कौन सा कंसिडर करोगे? तो यहां पे एक चीज डिफाइन की गई जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, कि जब क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आप किसका पूछ रहे हो, आप इन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए और वही मेरे को आंसर में बता दीजिए। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं? बिना मारकर गिरे कोई लेक्चर खत्म नहीं होता। तो देखते हैं, आइए। क्वेश्चन समझ गए? बहुत बढ़िया। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, गाना गाते रहिए बीच बीच में।
अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान से कहीं घर वाले ना सुन ले, वरना घर वाले जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास। और अब बात कर लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस। क्या मास्टर क्या गलती करते रहते हो, अबंडेंस परसेंटेज में। ठीक है, तो जब हम C612 की बात करते हैं, सबको पता होता है इसका कितना होता है 12, 0 0 0 0 0। ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है और वही मैं आपको बता रहा हूं। इसका अबंडेंस होता है 98.9892, 98.892। डेटा आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है पेज नंबर 7 पे। C13 का होता है 13.00335 और इसका होता है 1.108, 14.00317 और ये होता है 2 × 10 की पावर -10। अब आपके मन में आइडिया आना चाहिए कि भैया ये क्या है रिलेटिव अबंडेंस। तो मान लीजिए आप जमीन खोदे, आपको जमीन में से कोई भी सब्सटेंस का 100 टुकड़ा मिला। मान लो कार्बन का 100 टुकड़े मिले, कितने मिले 100 हिस्से या 100 टुकड़े आप मान के चलिए। उसमें से 98.89 कौन सा होगा कार्बन, C12 वाला। 1.108 कौन सा वाला होगा, C13 वाला। और जो बचा कुचा रहेगा 2 × 10 की पावर -10 कौन सा वाला होगा, C14 वाला। यही होता है रिलेटिव अबंडेंस का मतलब कि अगर 100 ग्राम आप ले रहे हो तो उसमें से कितना ग्राम क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब ये सब क्या है, उनके अलग अलग एटॉमिक मास। तो अब हम निकालेंगे कैसे एवरेज एटॉमिक मास, वो पता करते हैं। ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं, चलो बहुत बढ़िया, जगह खाली चाहिए मेरे को जिंदगी में। हाँ, यहाँ कदम लाल स्याही ले ले क्या, चलो लाल स्याही लेके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, हम सबको जोड़ा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 12 जो दे रखा है प्लस या मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले इन दोनों का अबंडेंस निकाल लो कि 12 का नेचर में अबंडेंस कितना है। तो वो है 98.892 परसेंटेज के हिसाब से है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज को मेरे को निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड बाय 100। फिर क्या करेंगे, ऐड। 13 का कितना है, तो 13.00335 मल्टीप्लाई बाय 1.108 डिवाइड बाय 100। फिर प्लस 14.00317 2 × 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 100। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे घर पे ठंडा ठंडा पानी पी के, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको मैं बता दे रहा हूं क्या करेगा इसका आंसर। इसका आंसर आता है 12.011 यू समझ गया ना क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको कोई भी पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है, 12.011। अब अक्सर हम जब भी अब हमने इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी है 10वीं में भी, अभी पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेते थे, हमेशा 12 लेते थे। ठीक है, तो ये देख लिया आप, अप्रोक्सीमेट ये कितना आ रहा है, 12 के बराबर ही आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 12 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इतना सब हम नहीं करते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। तो एक्चुअल में ये 12 होता क्या है, उसका कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक ऐसे ही आप किसी और का निकालिए, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का भी क्या होगा 16U। तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, एक मिलता है O16 और एक मिलता है O18 करके, 2 एटॉमिक मास, 2 आइसोटोप मिलते हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का भी हमें पता है कितना होता है, 14 होता है। तो ये भी क्या है, उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो अक्सर हम जो भी लिखते हैं या हमारा पीरियोडिक टेबल में जो भी लिखा गया वो सब क्या है, उसका एवरेज एटॉमिक मास। समझ गए, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी सारी बाहर दू, दुनिया ही बदल दू। नहीं मास्टर, बहुत भटक जाते हो तुम इधर उधर। आइए, ये हो गया एवरेज की बात। अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आइए,
तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास होता है एवरेज मास, सम ऑफ एवरेज मास ऑफ एटम्स, ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हर एक एटम जो भी उसका एवरेज मास निकालो, उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आपको? मॉलिक्यूलर मास। उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने ले लिया H2O। क्या ले लिया? H2O। अब हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18U। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। बाकी का मेरा मतलब है, जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ तो मैं निकाल के बताऊं आपको। H2SO4 का निकाले, क्या बोलते हो? निकाले H2SO4 का? चलो देखते हैं H2SO4 का क्या आता है। H2SO4 एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर कितना है? 1, और एक सल्फर का होता है 32U। अच्छा, एक ऑक्सीजन का होता है प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2, यह आएगा 32, यह आएगा 4 6 जा 4 2 4 1 जा 4 5 6 64। इसको आप जब जोड़ाकार करेंगे तो इसका आंसर आता है 98U। ये ऐसे समझे? बस यही चीज करनी है, एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं इस चैप्टर में। अभी एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, हम बता देंगे मोल वाला कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बस यही खेलते रहिए। चलिए अगला पढ़े। अगला हम पढ़ते हैं फॉर्मूला मास। क्या कहता है हमसे फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास हमसे ये कहता है कि मान लो कोई एक कंपाउंड है, जैसे कि नमक ले लिया NaCl। तो नमक क्या होता है ना, एक्चुअल में नमक के क्रिस्टल्स होते हैं। आपने अगर घर में अपने नमक देखा रहेगा तो उसके छोटे छोटे दाने रहते हैं। क्रिस्टल का मतलब वो चमकते हैं। ठीक है, नमक ले लो, शक्कर ले लो, आपकी मर्जी। तो अगर नमक आप लेते हो तो उसके दाने जो है वो चमकते हैं, उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। अब उसको आप टच कर सकते हो। संसार में सारी चीजें जिसको आप टच कर सकते, फील कर सकते हो, वो सब कैसी है? 3D। जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड, इसको मैं टच कर सकता हूं। मान लो कि ये फेस, इसको मैं टच कर सकता हूं। ये कैमरा, इसको मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो ये कैसी हो जाएगी? ये सब 3D वस्तु हो गई। जैसे कि ये बॉटल, ये क्या है? ये 3D है। इसका हाइट है, इसका ब्रेथ है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कैसी होगी? 3D हो सकती है। अच्छा, तो नमक जो मिलता है हमें, वो एक्चुअल में कैसा रहता है? वो 3D में रहता है। कैसा रहता है? 3D में। कि मतलब मान लीजिए, इमेजिन ये नमक का एक दाना है। नमक का फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं। नमक का होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है, ये होता है सोडियम, ये होता है क्लोरीन, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब मान लीजिए नमक के एक दाने में दो चीजें, कौन सी? Na और Cl। तो ये Na इधर पे, Na दिख रहा है ना? ये Na मान लीजिए, Na का एक एटम है। तो जो क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन वो 1 2 3 4 5 और 6 दिखा? कैसे होंगे? ये NaCl, NaCl का एक ये Na है। ठीक है, सोडियम है। तो ये कैसे जुड़ा रहेगा? यहां से एक क्लोरीन इधर पे, ए डिस्टेंस की दूरी पे, एक क्लोरीन इधर पे, ए डिस्टेंस की दूरी पे, एक क्लोरीन इधर पे, ए डिस्टेंस की दूरी पे, सब ए डिस्टेंस दूरी पे, एक क्लोरीन इधर पे, ए डिस्टेंस की दूरी पे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको समझना है तो रुकिए, मेरे को किताब ढूंढने दीजिए कोई अच्छी वाली। जी ये वाला, ये ले लेते हैं। देखिए,
देखिए दिख रहा है ये डॉट बीच में। हाँ, अब मान लीजिए यहां पे क्या है, Na है, Na का एटम, Na का एक एटम पड़ा है। तो ये Na के एटम से इधर से एक क्लोरीन, फिर इधर से एक क्लोरीन, फिर इधर से एक क्लोरीन, और फिर इधर से एक क्लोरीन, ऐसे चारों, और ये चारों ऐसे गया। अब ये आपको मैंने ऐसे दिखा, ये एक्चुअल में होता कैसा, ऐसा प्लेन ऑफ पेपर में होता है, और इसके ऊपर एक ऐसा क्लोरीन होता है और एक इसके नीचे ऐसा क्लोरीन होता है। तो अगर दिखा जाए तो एक ऐसा होता है, अरे रुक जा भाई, हाँ, और एक ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा, ये दिख रहा है, देखो ये 4 क्लोरीन इसमें और 2, एक ऊपर एक नीचे, तो कितने हो गए टोटल 6 क्लोरीन। बस इसीलिए हमने क्या डिफाइन किया, फॉर्मूला मास डिफाइन किया कि ऐसे सब्सटेंस जो 3D में पाए जाते हैं तो उनके लिए हम कैसे सॉल्व करें। तो उनके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला मास के हिसाब से। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए क्या करना है, सोडियम का कितना होता है मास, बताइए सोडियम का मास कितना होता है, सबको पता है 23। ना पता हो तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कितना होता है 23, और एक क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 23 प्लस 33.5, 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 2 5, 58.5 यू। इसीलिए हमने फॉर्मूला मास डिफाइन किया। वो विजुअलाइजेशन हो गया ना भाई, एकदम बेस्ट सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार आप वापस एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, आपको मस्त सेट हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई सारी। अब आते हैं हम लोग आज के हमारे मेन टॉपिक में, जिसमें आपको मैंने सस्पेंस में छोड़ा था, याद है ना, 1/Na। तो Na क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं हम आज। चलिए अब लिख लीजिए इतना। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है न गहरा, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए अब हम चालू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहता है हमसे मोल कॉन्सेप्ट, किताब के हिसाब से जाएंगे, सच बता रहा हूं थोड़ा आप अटकोगे, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप किताब वाला भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मोल पे जाने से पहले मेरे को आप बताइए, कितने लोगों ने अभी तक यहां पे कोई भी प्रकार का फल फ्रूट खरीदा रहेगा। फल फ्रूट तो पता है ना, बनाना, एप्पल, गुआवा, लीची, हाँ ये सब आ जाता है हम लोग अपने औसलियत में। पेरू कभी खरीदा है, पेरू, फिर कभी वो जामुन खरीदा है, फिर कभी आम खरीदा है, सफरजन खरीदा है, एप्पल एप्पल, हाँ ये सब इस सम की बातें कर लेते हैं। तो अगर एक बात बताइए, आप अगर किसी के मतलब किसी भी ठेले वाले के पास खरीदने जाते हो और आप उसको बोलते हो कि भैया मेरे को 1 दर्जन क्या दे दे, बनाना दे दे। 1 दर्जन, मान लो आपने मांग लिया बनाना नहीं और कुछ मांगते हैं, तो जैसे कि 1 दर्जन मेरे को आम दे दो, क्या दे दो, 1 दर्जन आम, आम का मौसम चल रहा है इसके लिए आम, हाँ तो आपने क्या मान लिया 1 दर्जन आम मांगा। अब आपने 1 दर्जन आम मांगा, तो आप बताइए उसमें वो कितना आम देगा आपको। यस, क्या सवाल है, 1 दर्जन आम में कितना आम, तो कितने होते हैं 12। ठीक है, यही कि अगर 1 दर्जन मैं मैंगो मांग लू तो कितने मैंगो मिलेंगे मेरे को, 12 मैंगोस। यही अगर मैं उसको उल्टा बोलूं कि भैया मेरे को 1 आम दे दो, 1 मैंगो दे दो, मैं क्या बोला, मैंने उसको 1 मैंगो दे दो या 1 आम दे दो, तो वो क्या करेगा, उसका जो ढेर लगा हुआ था 1 दर्जन का, 1 दर्जन के ढेर में से वो उसका 12वां हिस्सा मेरे को दे देगा। 1 दर्जन के ढेर में से कितना हिस्सा देगा, 12वां। क्यों, बिकॉज 1 दर्जन में कितने आते हैं 12, और उसमें से 12वां हिस्सा यानी वो 1 आम निकाल के आपको दे देगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। बस यही होता है मोल कॉन्सेप्ट, बस यही होता है मोल कॉन्सेप्ट, नहीं मतलब डजन नहीं, लेकिन यही होता है, यही होता है। जैसे कि मान लीजिए कौन सी पेन से लिखा जाए, नीली पेन से लिखते हैं।
आपने उससे मांग लिया 1 मोल मैंगो, तो वो आपको पता है कितना मैंगो देगा? एक नंबर आता है 1 मोल के लिए, वो आपको देगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मैंगो। अब सोच लो आप जरा, 6 इंटू 10 की पावर 23, मतलब एक के आगे 23 जीरो। अगर इतने पास उसके इतने, अगर उसके पास इतने आम होते तो वो आम आदमी ना होता। वाह, अगर उसके पास इतने आम होते तो वो आम आदमी ना होता, वो साहूकार होता। हाँ, तो अब मान लीजिए वो इतना आपको मैंगो दे देगा, ठीक है? कितने देगा? 6 इंटू 6.020 की पावर 23 मैंगोस। अब आप शातिर ठहरे, आपने बोला उसको कि भैया मेरे को 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मैंगो दे दो। 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल क्या दे दो मेरे को? मैंगो दे दो। तो सबसे पहले तो आप, वो मैंगो नहीं देगा, वो आपको कुछ और देगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहा तो वो आपको एक मैंगो निकाल के दे देगा। मतलब वो उसका 1 मोल का पूरा ढेर में से वो आपको कितना? एक मैंगो निकाल के आपको प्रदान कर देगा। बस यही लिखा गया है। इसी को हम बोलते हैं मोल, इसी को हम बोलते हैं मोल। एक मोल, एक मोल इतना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर देने वाला जो भाई साहब था वो था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, इसके लिए इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एन। किससे डिनोट किया जाता है? एन। आप समझ में आ गया वो एन क्या था? कल मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? तो आप घर पे क्या करना, मैंने आपको अभी बताया था, आपने किया था कि नहीं वो सॉल्व, कि 1 डिवाइड बाय 6.023 को डिवाइड किया था कि नहीं? और यहां पे ऊपर क्या था? 10 की पावर -23। अभी आया कैसे? मैंने आपको कल बताया था, परसों के लेक्चर, कल के लेक्चर में। तो 10 की पावर 23 था, इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा? ये 1/6.023 इंटू 10 की पावर -23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.1663 इंटू 10 की पावर -23। अभी मेरे को अच्छा नहीं लगता तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 1.663 इंटू 10 की पावर -23 था, ये 10 इधर पे एक पॉइंट आगे शिफ्ट करवा देगा, नीचे 10 प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल? देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब देखिए दोनों बराबर है तो पावर भी क्या होंगे? ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा 1.663 इंटू 10 की पावर 24। यही तो आंसर कल आया था, देख लीजिए पन्ना पलट के। आ गया जादू? ऐसे आता है ये पूरा। तो मोल कॉन्सेप्ट इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। अब समझ में आया एएमयू क्या होता है? यही होता है एएमयू 1/n। और na कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसीलिए आप किसी भी एटम का एएमयू निकाल लीजिए, वो यही आएगा 1/na के बराबर। समझे? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अभी तो बहुत पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे, आप टेंशन मत कीजिए, चिंता मत करिए, बहुत बहुत सीखेंगे हम। हाँ, चलिए अब कुछ मिटाया जाए। अब ठीक है, तो आसान भाषा में समझ में आ गया। अब जरा आप बताओगे अरे मास्टर एटम एटम लाओ तो कुछ समझ में आए। लाओ एटम लाते हैं हम अभी। चलो एटम की भी बात कर लेते हैं। ए एटम तू ऐसे मत देख। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, तो कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, तो कितने एटम्स है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। किसके? ये ऑक्सीजन के। ये किसके? कार्बन के।
समझ गए? बस यही है। मान लो अब ये तो एटम की बात हो गई, मॉलिक्यूल की बात कर तो मान लो मैंने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात कर लूं, जो होता है क्या, अभी हमने पढ़ा है NaCl, तो कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। किसके? सॉरी मैं फिर गलत लिख दिया क्या? हाँ सही है, मॉलिक्यूल्स के। किसके मॉलिक्यूल? NaCl के। बस यही होता है आपका एटम, बस यही होता है आपका मोल। इतने में समझ जाता है पूरा का पूरा मोल। अब आपको अंडरलाइन क्या करना है, पेज नंबर 9 पे वो डेफिनेशन लिखा है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना कंटेंट करता है? 12 ग्राम। अब आपको यह समझने के लिए कि वो 12 ग्राम में कितना कंटेंट करता है, यहां आपको मैं कल पढ़ा चुका हूं। याद है आपको? थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा के दिया था कि मान लीजिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, और यहां पे मैंने बोला था आपको एक नंबर डिवाइड करने को 1/12, और ये मास ऑफ C612 का मैंने बताया था आपको कितना होता है, और तभी ना पता चलो तो अभी पता चल चुका है कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन Na। तो ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन Na ग्राम्स। तो आसान शब्दों में कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही 1 अपॉन Na में होते हैं, उतने ही 1 अपॉन Na में होते हैं। बस यही बात है। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं मोलार मास की भी, तो कर लिया जाए। लिख लीजिए आप जितना लिखना है आपको। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोलार मास की। आइए देखते क्या है मोलार मास, भी खेल लेते हैं उसके साथ भी। क्या कहता है मोलार मास? तो मोलार मास ये कहता है कि मास ऑफ 1 मोल of any substance is known as molar mass. Mass of 1 mole of any substance is known as molar mass. अब ये क्या कह दिया मास्टर तुमने, ये क्या चल रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा। आओ समझते। मान लो कार्बन है C612, ठीक है, कार्बन तुम लोग को जोर पड़ रहा है। चलो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। 1 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 मोल में उतने ही होंगे जितना उसका ग्राम में होगा। तो इसका कितना है 1 ग्राम है, क्या है ये एटॉमिक मास, तो इसका मोलर मास भी कितना होगा 1 ग्राम। क्यों क्यों 1 ग्राम होगा? सबसे पहली बात तो यही आती है 1 ग्राम क्यों होगा। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन क्या कहता है हमसे कि 1 मोल में उतनी ही एटम्स या उतनी ही एंटिटीज होगी या पार्टिकल्स होगा जितना किसी भी सब्सटेंस का उसके ग्राम में होता है। आसान शब्दों में तुम्हारे में जो डेफिनेशन लिखा है किसके हिसाब से लिखा है, कार्बन के। तो 12 ग्राम में, सुनते जाइए, 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स आते हैं, 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स आते हैं उतने ही कितने में किस में आते हैं, 1 मोल में। और 1 मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास। सिंपल सॉर्टेड। तो यहां से अगर हम कनेक्ट करना जाए तो 1 मोल कार्बन की हम पूरी बात कर लेते हैं। चलो कार्बन की, तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल में उतने एटम्स जितने 12 ग्राम में है। ठीक है, और यही 12 ग्राम आगे और 1 सेकेंड, और 1 मोल क्या होता है मेरा, मोलार मास के बराबर। तो जब A इक्वल टू बी है और A इक्वल टू सी है तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों बराबर होंगे, मतलब के मोलार मास भी कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, मोलार मास भी कितना हो जाएगा
12 ग्राम। तो यहां पे कितना हो गया कार्बन का मोलर मास 12। ऑक्सीजन का पकड़े तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 16। अब देखिए ऑक्सीजन में वापस एक खेल हो जाएगा, मतलब के ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। एटॉमिक मास हम सबको पता है, अभी हम पढ़ चुके हैं कितना होता है 16 ग्राम। अब 16 ग्राम में जितने एटम्स आते हैं उतने ही एटम्स कितने आएंगे, एक मोल में आएंगे। और एक मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास। तो ऑक्सीजन का मोलार मास भी कितना हो गया 16 ग्राम। नाइट्रोजन अगर पकड़ के चले 7 14, तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का ग्राम कितना होता है एटॉमिक मास 16, सॉरी माय मिस्टेक, 14 ग्राम। 14 ग्राम होता है। अब 14 ग्राम में ही कितने एटम्स होते हैं, एक मोल जितने। एक मोल का वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स होते हैं। और एक मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास। तो नाइट्रोजन का मोलार मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ऐसे ऐसे खेलते जाना है। चलिए ये तो हो गई एटम्स की बात। मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ले लिया। O2 की अगर हम बात करें तो एक O का होता है 16 एटम। मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा यहीं पे अलग से लिख देता हूं, चलो मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन वही रहेगी। कौन सी हम बताते हैं, O2। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32, और यही क्या होता है इसका 32 ग्राम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। अब 32 ग्राम में अब मान लीजिए, चलिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा आपको बताते हैं विस्तार में। 16 ग्राम अगर आपने पकड़ लिया तो 16 ग्राम में कितने एटम्स है, इतने एटम्स है। और वही किसको हम डिफाइन करते हैं, 1 मोल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 16 ग्राम नहीं दे रखा है, 32 ग्राम दे रखा है। तो अगर 16 में इतने, तो ये क्या 32 16 का 2 गुना है। तो 32 ग्राम में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये समझ में आता है, बस यही खेल है यहां पे भी। तो 32 ग्राम में भी जितना, और ये जो निकल के आएगा अभी ये क्या होगा, ये भी 1 मोल होगा। लेकिन ये 1 मोल किसका होगा, एटम का, ना 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 ना, ये 1 मोल होगा किसका, मॉलिक्यूल का। किसका होगा, मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अगर ये 32 ग्राम है तो ये भी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। बस यही खेल है सारा का सारा, यही है सारा का सारा खेल। मान लीजिए H2O है, तो H2O कितना होता है, एक H का होता है एक, दो का कितना, अभी तो पता चल जाएगा 18 होता है, ठीक है। तो 18 ग्राम होता है। ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं एटम्स, मतलब H2O के कितने एटम्स रहेंगे या मॉलिक्यूल रहेंगे, सॉरी H2O कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इतने 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 18 ग्राम में भी कितने होंगे उसके, मोलार मास क्या हो जाएगा 18। ठीक है आगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद अलविदा, मतलब इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं। अब आते हैं मोल्स और गैसेस के ऊपर। क्या कहता है मोल्स ऑफ गैसेस के ऊपर। तो अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स या गैसेस के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, तो अगर मैं आपको एक विस्तार में थोड़ा पढ़ाऊं तो एक सेकंड दीजिए मुझे। काम आ गया था, काम आ गया थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग गैसेस की। स्पेशली हम बात करेंगे एसटीपी या तो एनटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल
टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही बात होती है कि दोनों का मतलब क्या है कि प्रेशर कितना लेना है 1 atm और तापमान कितना लेना है 273 केल्विन। मैंने आपको सिखाया है केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में, डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था। अब मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any ideal gas at STP/NTP। सवाल लेके आया हूं मैं। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा झलक दिया था। किसका झलक दिया था मैंने आपको? मैंने आपको झलक दिया था आइडियल गैस का। क्या होता है आइडियल गैस? आपको सबको ने बताया था PV = NRT होता है आइडियल गैस। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये सब टर्म्स ही बताए थे इसमें। P क्या होता है? प्रेशर। V क्या होता है? वॉल्यूम। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब आ गया नंबर ऑफ मोल्स। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है? तापमान इन केल्विन। ठीक है, अब इसको हम यहां पे यूज करेंगे। पूछा क्या आपसे? वॉल्यूम पूछा है। आपको क्या दे रखा है? 1 मोल। ये दे रखा है N STP NTP, यानी प्रेशर और टेम्परेचर भी दे रखा है। कितना? 1 atm और 273। लिखिए क्वेश्चन पहले। PV = NRT। तो V क्या हो जाएगा? NRT अपॉन P। अच्छा, N कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय R की क्या वैल्यू ले? R की वैल्यू मैंने आपको 3 सिखाई है, मेरे शॉर्ट्स में पड़ा रहेगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट्स में डाल के रखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हो करते 0.0821। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 273। क्यों 273? बिकॉज बोला है STP और NTP, और STP और NTP पे क्या होता है? टेम्परेचर 273। अब प्रेशर कितना बोला है? 1 atm। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का एक आंसर निकल के आता है, वो आता है 22.4 लीटर। ये होता है वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम को हम आगे चल के नाम दे देते हैं मोलार वॉल्यूम। अब आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए इसको मोलार वॉल्यूम क्यों बोलते हैं। वॉल्यूम समझ गए क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कोई भी आप पढ़ते आ रहे कि वॉल्यूम मतलब लीटर में से हम एक्सप्रेस कर देते हैं। मोलार वॉल्यूम क्यों? मोलार का मतलब क्या होता है? किसी भी एक मोल का वस्तु। तो यहां पे आपने देखो कितना लिया है गैस? 1 मोल। इसके लिए इसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। के वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम। अब आयुपैक यानी कि केमिस्ट्री की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ना वो थोड़ी चेंज कर दी है, जिसके कारण आंसर में आता फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। तो मैं आपको बता दूं क्या फर्क आता है। लेटेस्ट STP उसको हम बोलते हैं। लेटेस्ट STP। तो वहां पे प्रेशर हम लेते हैं 1 बार, ATM नहीं, बार। कितना? 1 बार। और टेम्परेचर लेते हैं 273.15 केल्विन। प्रेशर की अलग अलग यूनिट है, ये भी अपने शॉर्ट्स में डाल के रखा हूं और बता के रखा हूं। सच बता रहा हूं, आप अगर वो 4 शॉर्ट्स देख लोगे ना, आपका आधा आधा ये चैप्टर पूरा है ना, मतलब ऐसे ही निपट जाएगा। केमिस्ट्री आधी वैसी निपट जाएगी, बहुत समझ जाओगे आप, बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए। अच्छा, अब मैं बता दूं 1 atm 1 बार कितना होता है। तो 1 atm होता है मेरा 1.013 बार। उधर पे बता रखा हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो 1 बार कितना होगा? तो 1 बार होगा मेरा 1/1.013 atm। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये सब चीजें उठा के इसमें पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा। वॉल्यूम V = NRT अपॉन P। तो क्या आ जाएगा? N कितना है? 1। R की वैल्यू क्या है? 0.0821। फिर कितना लेना है? टेम्परेचर
273.15 डिवाइड बाय कितना है इसका वैल्यू। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे 1 बाय 1.013 तो इसका एक वैल्यू निकल के आता है, वो आता है 0.987। किसका वैल्यू है ये, 1 डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल टू 0.987। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे वॉल्यूम जो निकल के आता है वो आता है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर। ये है लेटेस्ट एसटीपी। आपको यूज करना है, बस आपको क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दूं कि अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम से मोल निकालना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। लिख लीजिए, इतना कर लिया नोट। चलिए एक डिब्बा बना के दे देंगे, उसमें आप खेलते रहिए। ये यूज कब करोगे आप, ये यूज तब करोगे जब वो सवाल में मेंशन करे कि फाइंड आउट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एसटीपी। तब आप क्या करोगे, 22.7 निकाल के दोगे उसको। तब आप कंडीशन क्या यूज करोगे, 1 बार और टेम्परेचर 273.15। बाकी नॉर्मल जिंदगी यही चलानी है। चलिए तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको बोला है 1 मोल आइडियल गैस, तो 1 मोल आइडियल गैस यानी कि 1 इंटू 22.4 लीटर, बिकॉज 1 मोल बोला है तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 इंटू 22.4 लीटर। ऐसे अगर करते करते गए तो बताइए क्या होगा फिर। तो अब मैं एक डिब्बा बनाता हूं, आप उतना समझ जाइए कि मान लो यहां पे आपने मोल लिखा और मान लो यहां पे आपने क्या लिखा, वॉल्यूम लिखा। तो अगर आपको मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है तो आपने क्या किया, 1 मोल का कितना कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो बस आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। अगर आपको वॉल्यूम से मोल निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। सिंपल सॉर्टेड। बस यही करना है कि अगर आपको वॉल्यूम दे दिया है, बोला कि 22.4 लीटर वॉल्यूम है, अब बताओ वॉल्यूम कितना है, सॉरी मोल कितने हैं। तो क्या कर दो, अगर ये लीटर में दे रखा है और आपको मोल निकालना है तो क्या करो, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा, 1 मोल। समझे, बस ऐसे ही करना है। तो यही हमारा आज का शायद लास्ट टॉपिक था आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और यहीं पे हम अपना चैप्टर करते हैं समाप्त। कल के या परसों के लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, सम सॉल्व भी करके दे दूंगा मैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।